गर्दन अलहदा पड़ी है बदबख्त की। भगवान की सौगंध, पापी मारा गया। लच्छी बच्चों की तरह खुश होकर बोली। तुम्हें उसकी मौत से खुशी हुई लच्छी? मैं ही क्या जिसे पता चलेगा खुश होगा। ओहो, आखिर क्यों? अरे बड़ा ही पापी था राक्षस, न जाने कितने जीवन छीन लिए थे उसने। मगर तूने उसे कैसे मार डाला? उसके साथ तो बहुत से लोग होंगे। हाँ थे, फिर उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। जो अक्लमंद थे भाग गए, जिन्होंने बहादुरी दिखाने की कोशिश की मारे गए। खायरा, मगर तुम तो अकेले थे। अकेला तो नहीं था। अरे तो फिर कौन था तुम्हारे साथ? लच्छी ताज्जुब से बोली। लच्छी थी। मैंने सोचा ये सब लच्छी के दुश्मन हैं, इसके कोमल बदन को आग में जला देना चाहते हैं। बस मैंने लच्छी का जीवन बचाने के लिए इन सबको मार डाला। खाए। लच्छी ने आंखें बंद की और दोबारा मुझ से लिपट गई। उसने मेरे गंदे बदन से भी घिन नहीं खाई थी। इस बार वो काफी देर तक मुझसे लिपटी रही, फिर बोली, मगर तुम्हारे तो सारे कपड़े खराब हो गए। हाँ लच्छी, तुम्हारे बदन से खून भी निकला होगा, हो सकता है। अरे तो फिर मैं क्या करूं? वो परेशानी से बोली। तुम परेशान क्यों होती हो लच्छी? देखो तो सही, तुमने अपनी साड़ी भी खराब कर ली। मैंने उसकी साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने सोचा था कि तुम घायल हो गए हो। वो शर्माए हुए अंदाज में बोली, और अगर मैं सचमुच घायल होकर मर जाता तो हम भी प्राण दे देते। क्यों? फिर हम जी कर क्या करते? तुमने ही हमारा जीवन बचाया। अब संसार में तुम्हारे बिना हमारा है ही कौन? हम जीते तो हमारे बैरी कहीं ना कहीं से हमें तलाश करके मार डालते। लच्छी सिसकी लेकर बोली। तुझे कोई नहीं मार सकता लच्छी, कोई भी नहीं। तो अपने जीवन की चिंता छोड़ दे। मैं भी उनकी जुबान के कुछ अल्फाज बोलना सीख गया था और लच्छी अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगी। फिर बोली, क्या अब करेंगे महाराज? बस चलेंगे यहाँ से, अब कौन आएगा? मगर तुम्हारे कपड़े? हाँ, मैं अभी इन्हीं की वजह से परेशान हूँ। मैं कुएं पर धो दूं महाराज? उसने कहा। साफ नहीं होंगे लच्छी, बड़े पापियों का खून है। फिर भी ऐसे तो हो ही जाएंगे कि। लेकिन मैं क्या पहनूंगा लच्छी? तुम ऐसा करो, अंदर कमरे में चले जाओ, वहां से कपड़े उतार कर मुझे दे दो। मैं ढोल से पानी खींच कर इन्हें धो दूंगी और फिर सूखने को टाल दूंगी। तुम्हें तकलीफ होगी लच्छी? नहीं महाराज, तुम्हारे काम में कोई तकलीफ नहीं होगी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा। और फिर लच्छी के कहने के मुताबिक मैंने जाकर लिबास उतार दिया। खून आलूद कपड़े बड़े ही गंदे थे। मैं लिबास लच्छी के हवाले कर दिया और लच्छी इसे लेकर चली गई। मैंने धर्मशाला की जमीन पर बैठकर दीवार से टेक लगा ली और इस दिलचस्प सीन के बारे में सोच लगा। ये जो कुछ हुआ था मेरे लिए ताज्जुब खेज नहीं था। दर्जनों बार बेशुमार लोग मेरे हाथों से मारे गए थे। वजूहात मुख्तलिफ थी, लेकिन मैं इस हिंदू दुशीजा के बारे में सोच रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि इस औरत की नसाइयत भरपूर है, लेकिन अभी वो बदन के तकाजों से नावाकिफ है। अभी इसने मर्द की गुर्बत से लुत्फ अंदोज होना नहीं सीखा। बहरहाल अभी वो खौफ के मंजिल में है। इसके ज़हन से खौफ दूर हो जाए, फिर वो एक उम्दा साथी होगी। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर बाहर मैंने बादलों की गड़गड़ाहट महसूस की। धर्मशाला की कोठरी तो वैसे ही तारीक थी। थोड़ी देर कबल बादल भी गरज रहे थे, मुमकिन है बारिश होने वाली हो। मैंने कोठरी का दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। अभी सूरज निकले ज्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन बादलों की इफरीत ने रोशनी निकल ली थी। अंधेरा फैल गया था और बिजलियां जोर जोर से कड़क रही थी। और फिर अचानक कहीं बिजली गिर गई। खौफनाक कड़ाका हुआ था। इसके साथ ही लच्छी की चीख भी सुनाई दी, लेकिन ये चीख दरवाजे के पास ही से उभरी थी। लच्छी, मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उसे आवाज दी। मेरी आवाज के साथ ही बिजली फिर जोर से कड़की। इस बार फिर कड़ाका जबरदस्त था। तभी लच्छी की चीख भी उभरी और फिर वो मेरे ऊपर आ गिरी। मैंने उसे गिरने से रोका था, लेकिन तारीकी में मेरे हाथों और बदन के दूसरे हिसास हिस्सों ने महसूस किया कि लच्छी का बदन भी पर्दे से आ रही है। इसके सीने बदन के गुदाज हिस्से मेरे बदन से टकराए और मेरे कनपट्टियों में खून ठोकरे मारने लगा। लच्छी का लिबास भी बदन पर नहीं था। मैं कलामे के लिए साकत हो गया। मेरी समझ में नहीं आया था कि लच्छी लिबास से आ रही क्यों है। एक बार फिर मेरा ज़हन भटकने लगा, लेकिन इसी वक्त लच्छी की सहमी हुई आवाज सुनाई दी। अंदर चले महाराज, भगवान के लिए अंदर चले। मैं चौंक पड़ा। लच्छी की आदसी बदन की गर्मी अभी तक मेरे बदन में सराहियत कर रही थी। अंदर चले महाराज? क्यों? मैंने आहिस्ता से पूछा। हमें बिजली से बड़ा डर लगता है, हमें क्षमा कर दे महाराज, पर हम क्या करें? ओह, मैंने खुद को झंझोड़ कर बेदार किया। ये तो ठीक नहीं था। मैं छिछोरे इंसानों की तरह उसके बदन के बारे में सोचने लगा हूँ। मैंने इस मजलूम की जिंदगी बचाई है, फिर क्यों मैं इसे हवस की भीड़ चढ़ाने पर तैयार हूँ? ये तो ठीक नहीं है, ये तो खिलाफ ज़र्फ है। चुनाचे मैं संभल गया। राहुल अच्छी, तुम बहुत ही मासूम हो, हमें क्षमा कर दे महाराज। हम बहुत दिल कड़ा करने की कोशिश करते रहे, पर जब बिजली जोर से चमकी तो हम। लच्छी सहमी हुई आवाज में बोली और इस आवाज में जज्बात का कोई अंसर नहीं था। वो सिर्फ खौफ की आवाज थी, एक सहमी हुई लड़की की आवाज। मैं उसे कोठरी में ले आया। दरवाजे के पास क्यों खड़ी थी? मैंने पूछा। वो जैसे चौंक पड़ी और फिर तड़प कर मुझसे जुदा होगी। तारीकी में वो अपना बदन चुरा रही थी। फिर वो जल्दी से बैठकर गठड़ी से बन गई। डर लग रहा था तो अंदर क्यों नहीं आ गई? वो हमारी धोती, क्या हुआ उसे? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। वैसे मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया ताकि वो अपनी बरहनगी के एहसास से शर्मिंदा न हो। इस पर भी खून के धब्बे लगे थे। ओह हाँ, जब तुम मेरे खून आलूद बदन से चिमटी थी। हाँ महाराज, आपके कपड़े धोने के बाद हमने सोचा
आप तो अंदर ही हैं, हम भी अपनी धोती धो लें। मैंने गहरी सांस ली, मगर बारिश होने लगी और बादल गरज थे तो हम वहां ना रुक सके। कोई बात नहीं लच्छी, मैंने प्यार भर लहजे में कहा। अब मुझे इस मासूम लड़की पर हंसी आ रही थी। मैंने काफी हद तक खुद पर काबू पा लिया था। मगर महाराज, मगर कपड़े तो वहीं रह गए। तो रह जाने दो, पहनेंगे क्या महाराज? बारिश रुक जाएगी, फिर बाद में उठा लाना, या फिर मैं उठा लाता हूं। मैंने कहा। बिजली बहुत जोर से कड़क रही है, वो तशवीश से बोली। कोई बात नहीं है, कपड़े कुएं के पास ही हैं। हाँ, मैं ला रहा हूं, मैंने कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। मुझे हंसी आ रही थी। खूब थी ये लड़की, दिलकश लेकिन मासूम। बहरहाल ये तजर्बा भी उम्दा था। बारिश ऐसी जबरदस्त हो रही थी कि चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था। मैं कुएं तक पहुंचा। लच्छी ने मेरे कपड़े धोकर और शायद निचोड़कर एक तरफ रख दिए थे। खुद उसकी साड़ी यूं ही रखी थी, लेकिन बारिश से वो खुद ब खुद धुल गई थी। बारिश मामूली नहीं थी। मैंने दोनों कपड़े उठाए और इन्हें लेकर वापस आ गया। लच्छी अंदर ही थी। मैंने दरवाजे पर रुक कर आवाज दी, लच्छी। जी महाराज। दरवाजे के करीब से लच्छी की आवाज सुनाई थी। यह साड़ी ले लो। और लच्छी का हाथ बाहर निकला। उसने साड़ी ले ली। मैंने गहरी सांस ली और फिर अपने कपड़ों से पानी निचोड़ने लगा। खून धुल गया था, लेकिन रंग छोड़ गया था। बहरहाल इस वक्त इन कपड़ों के अलावा और पहन भी क्या सकता था। मैंने वही कपड़े पहन लिए। चंद साथ के बाद अंदर से लच्छी की आवाज सुनाई दी, महाराज साड़ी पहन ली लच्छी? हाँ महाराज। मैं अंदर आ जाऊं? आ चाहिए, उसने कहा और मैं अंदर दाखिल हो गया। लच्छी ने हस्बे तौफीक साड़ी से पानी निचोड़ लिया था, मगर फिर भी उसके बदन से चिपकी हुई थी और इस तारीकी के बावजूद उसका अंग अंग तड़प रहा था। उसकी जवानी बेनकाब हो रही थी। बड़ी सख्त आजमाइश थी मेरे लिए, लेकिन बहरहाल मैं एक सख्त इंसान था, दूसरों के साथ साथ खुद पर भी सख्ती कर सकता था। चुनाचे मैंने अपना दिल सख्त कर लिया। इसकी हर मतलब की गर्दन दबा दी। लच्छी भी खामोश थी। मैंने उसके करीब जाकर पूछा, भूख लग रही है लच्छी? और उसने गर्दन हिला दी। मुझे इस मासूम बकरी पर हंसी आ गई। सब कुछ हो रहा था। बड़ी ही बेवकूफ लड़की थी। तो मैं जा रहा हूँ, तेरे लिए खाने का बंदोबस्त करूँ। नहीं नहीं महाराज, बारिश में कहाँ जाएंगे? तू भूखी जो है लच्छी, तो मर थोड़ी जाऊंगी। मैंने कुएं की दूसरी तरफ उस कोठड़ी के पीछे रसोई देखी है। बारिश रुक जाए तो देखेंगे, शायद वहां खाने की कुछ चीज हो। और हाँ, ये तो मालूम ही नहीं कि इस कमरे के पीछे क्या है। मैं वहां जाऊं? नहीं महाराज, कपड़े भीग जाएंगे। नहीं लच्छी, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने हंसते हुए कहा। तुम्हें हमारी सौगंध, ना जाओ। लच्छी ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। तेरी मर्जी, फिर बैठ जा। वो एक दीवार के सहारे बैठ गई। मैं भी उसके नजदीक ही बैठ गया था। मेरी निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती। वो भी गर्दन झुकाए किसी सोच में डूबी हुई थी। काफी वक्त गुजर गया। बारिश से जोरों शोर से जारी थी। ऐसा लगता था जैसे बारिश कभी बंद नहीं होगी। जब बहुत देर गुजर गई तो मैंने लच्छी से कहा, लच्छी बारिश तो बहुत देर तक नहीं बंद होगी। ऐसा करते हैं, दोनों रसोई चलती हैं। वो चौंक पड़ी, जैसे ये ख्याल अब तक उसके जहन में नहीं आया। हाँ, कपड़े यूं भी कौन से सूखे हुए, थोड़े से और भीग जाएंगे। चलो महाराज, लच्छी ने कहा और मैं उसका हाथ पकड़े हुए बाहर निकला। हम दोनों दौड़ते हुए उस बहुत छोटे कमरे में आए जिसे लच्छी ने रसोई कहा था। वो इस कमरे को इसलिए पहचान सकी कि इसकी छत पर ईंटों का धुआं निकलने वाली चिमनी बनी हुई थी। रसोई में कोई दरवाजा नहीं था। अंदर कुछ लकड़ी के डिब्बे और 2-3 मैले कपड़े, एक छोटा सा आतिशदान जिस पर 2 ईंटें रखकर चूल्हा बनाया गया था। इन चीजों के अलावा कुछ नहीं था। आतिशदान के नीचे एक इंतहाई कारामद चीज पड़ी हुई थी। ये सूखी लकड़ियां थी, लेकिन लच्छी ने लकड़ी के डिब्बे देखे। एक डिब्बे में थोड़ा सा आटा रखा हुआ था और दूसरे में गुड़। लच्छी इन चीजों को देखकर उछल पड़ी। खाने की चीजें हैं महाराज ये? मैंने कहा हाँ, मगर इस आटे की रोटी तुम कैसे पकाओगे लच्छी? ये आटा नहीं है महाराज। लच्छी मेरी नासमझी पर मुस्कुराई। अरे फिर क्या है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। सत्तू है और ये गुड़ है। तो आप इसका क्या करेंगे? मैं बनाती हूँ, लच्छी ने कहा और फिर कुएं की तरफ देखकर बोली, तुम डोल में थोड़ा सा पानी ले आओ। अभी लाया, मैंने जवाब दिया और मैं पानी लिया। लच्छी ने इस आटे नुमा शय को डोल में ही घोला और फिर इसमें गुड़ मिलाकर गूंदने लगी और न जाने कैसी ग़िज़ा तैयार कर ली उसने। फिर उसने नहायत फख्र के साथ अपना ये कारनामा मेरे सामने पेश कर दिया और मैंने ये अजीबो गरीब सत्तू खाए। न जाने क्या था, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बहरहाल पेट भरने के लिए ठीक थे। लच्छी ने भी खाए और फिर मैं दोबारा डोल में पानी लिया जिसे हम दोनों ने पिया। पेट वाकई भर गया था। महाराज, लच्छी ने चंद मिनट के बाद कहा, हम इन लकड़ियों को ले चलें, जला लेंगे और कपड़े खुश कर लेंगे। यहीं क्यों ना जला लें लच्छी, कपड़े यहीं सुखा लेंगे। मगर इन्हें जलाना आसान नहीं होगा, पत्थरों से ये आग नहीं पकड़ सकेंगे। हाँ ये तो है, लच्छी ने गर्दन हिलाई। छोड़ो लच्छी, कपड़े बदन की गर्मी से सूख जाएंगे। आओ वापस चलें, बारिश तो बंद ही नहीं होगी। लच्छी ने मेरे साथ निकलते हुए कहा और फिर हम दोनों वापस कमरे में आ गए। इस दौरान मेरे जहन में एक चुभन रही, न जाने मेरा घोड़ा कहाँ गया। पता नहीं उसने कुछ खाया भी था या नहीं। वैसे धर्मशाला के अहाते में वो मुझे नजर नहीं आया था। अगर वो भाग भी गया है तो अब उसका कोई कसूर नहीं है। क्या करता बेचारा। मैंने तवील सांस ली। पेट भर गया था और अब लच्छी की सेहत तक पुरस्कून नजर आ रही थी। बारिश इसी जोरों शोर से जारी थी। मालूम होता है लच्छी आज रात भी यहीं गुजारनी पड़ेगी। हाँ महाराज, बारिश खूब जोर की हो रही है। क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन सा मंजिल पर पहुंचना है। हाँ मगर क्या, मैं सोच रही थी कोई और ना आ जाए। मेरा बैरी तो अब सारा जहान हो गया है। आ जाए तो क्या पा लेगा लच्छी। अभी तूने बाहर का मंजर नहीं देखा।
मैंने जवाब दिया। बहरहाल लच्छी ने मेरे जवाब पर तवज्जो नहीं दी। थोड़ी देर के बाद बोली, महाराज तुम्हारे यहाँ महाराज किसे कहते हैं लच्छी? मैंने फौरन सवाल कर दिया। महाराज, महाराज बड़े को, राजा को, साधुओं को, जिसकी हम इज्जत करते हैं, लच्छी ने जवाब दिया। ओह, मैंने गर्दन हिला दी। क्यों, तुमने ऐसा क्यों पूछा? यूं ही लच्छी को खास बात नहीं थी, मैंने जवाब दिया। वो अपनी काली खसाली आंखों से कई साथ मुझे देखती रही, फिर गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगी। आसमान पर सूरज नहीं था, जिस वक्त का पता चलता बारिश की वजह से बाहर भी नहीं निकला जा सकता था। फिर जब तारीकी और गहरी हो गई तो अंदाजा हुआ कि रात हो गई है। रात के खाने के लिए कोई चीज नहीं थी। मेरी तो कोई बात नहीं थी, बस मुझे लच्छी का ख्याल, लच्छी के अंदाज से भी पता चलता था कि इस वक्त उसे खास भूख नहीं है, और होती भी तो इस वक्त उसके लिए खुराक कहाँ से मुहैया करता। चुनाचे खामोश हो गया। लेकिन जो जो रात बढ़ती गई, धर्मशाला के अंदर और बाहर का माहौल भयानक होता गया। लच्छी इस काली रात से बहुत डरती थी। बारिश हल्की हो गई थी, लेकिन बिजली अब भी चमक रही थी। मैंने लच्छी को मुखातिब किया। कल का दिन कैसा भी हो लच्छी, कल सुबह हम यहाँ से निकल चलेंगे। हाँ महाराज, बड़ी मनहूस जगह है। लच्छी की आवाज में खौफ का उनसर था। तुम डर रही हो लच्छी? आज तो तेल भी नहीं है महाराज, लच्छी ने कहा। तो क्या फर्क पड़ता है, तुम मेरे पास हो जाना, मैंने कहा, और लच्छी की गर्दन झुकी। मैंने चंद साथ उसके जवाब का इंतजार कर फिर बोला, कल रात डर लगा था इस वक्त जब तुम मुझसे चिमट कर सो गई थी। लाज आवे है महाराज, लच्छी की शर्मगी आवाज उभरी। डर तो नहीं लगेगा, मैंने हंसते हुए कहा। वैसे सुबह को मैं सो गया था जब तुम मेरे पास से उठ गई थी। मन में न जाने क्या होने लगा महाराज, पूरे शरीर में भंवर पड़ने लगते हैं, बस, लच्छी ने सादगी से कहा। लेकिन मैं इन जुमलों के शहर में खो गया। लच्छी ने कितनी सादगी से, कितनी बेखबरी से अपनी जज्बाती कैफियत का इजहार कर दिया था। इसे एहसास नहीं था कि ये अल्फाज क्या जादू जगा सकते हैं। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। तारीकी में भी मेरी आंखें उसे देख सकती थी। कुछ वक्त और गुजर गया। मैं बड़े इत्मीनान से जमीन पर लेट गया। लच्छी अभी दीवार से टिकी बैठी थी। बार बार वो गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखने लगी। मैंने जानबूझकर खामोशी इख्तियार कर ली थी, और फिर लच्छी खुद ही खामोशी से घबरा गई। महाराज, उसने सहमे हुए अंदाज में कहा, और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसकी पुकार का जवाब भी नहीं दिया। हाय राम, सो गए महाराज, दरवाजा खुला हुआ है, सांकर लगा दूं? लेकिन मैंने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। तब वो घबरा कर उठ खड़ी हुई, टिचोलती दरवाजे की तरफ बढ़ी। कवाड़ भिरे हुए थे, उसने जंजीर चढ़ा दी और सुकून की गहरी गहरी सांसें ली। फिर वो इसी कोने की तरफ बढ़ी जिसमें बैठी हुई थी, लेकिन दरमियान में रुक के मेरी तरफ देखा और देखती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे पास आई और बैठ गई। अजीब सी कशमकश थी उसके चेहरे पर, जैसे वो मेरे पास लेटने न लेटने का फैसला कर रही हो। फिर उसने ठंडी सांस ली और मुझसे चंद इंच के फासले पर लेट गई। मैंने भी फैसला कर लिया था कि खामोश रहूंगा। लुत्फ आ रहा था उसकी जहनी कशमकश में। मैं अपनी इस जहनी कैफियत को नेक नियति नहीं कहूंगा प्रोफेसर, लेकिन मैं अपने तौर पर उसे माइल भी नहीं कर रहा था। हाँ, मेरे दिल में एक दबी दबी आरज़ू जरूर थी कि वो मेरी औरत बन जाए। मैं इस हिंदी दुशीज़ा के सिमी बदन की लताफतों को पालूं, और इसकी वजह यकीनन ये थी कि एक तवील अरसे से मैं औरत से दूर था। सिकंदर के अहद में तो औरत की शक्ल देखने को तरस गया था। मेरे ज़हन में यह बात भी थी कि इस मासूम हसीना को इसकी मर्जी के खिलाफ किसी तौर इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन वो राग़िब हो जाए, ये मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं खामोश लेटा रहा। रोशनी की किरणें दरवाजे से झांकती और मादूम हो जाती। बिजली बराबर चमक रही थी, कभी कभी बादल भी गरज उठते। मैंने चोर निगाह लच्छी पर डाली। इसका बदन होले होले कांप रहा था, ना जाने क्यों। मैंने अब भी सब्र किया। फिर थोड़ी देर के बाद लच्छी ने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा, देखती रही। बाहर बादल गरजे और वो मेरे नजदीक से रखाई। महाराज, महाराज, वो आहिस्ता से बोली। क्या बात है लच्छी? मैंने अब खामोश रहना मुनासिब नहीं समझा। हमें जाड़ा लग रहा है महाराज। अरे तू इतनी दूर क्यों लेटी? आओ मेरे पास आ जाओ, मैंने कहा, और वो आगे सरकाई और मैंने उसे खुद में समेट लिया। लेकिन इसका बदन गर्म हो रहा था। ओह, तुम्हारा तो बदन तप रहा है। ताप आ गया महाराज पानी में भीगने से। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी जाग उठी। जज्बात का भूत एकदम उतर गया था। हाँ, मां कभी भीगे कपड़े नहीं पहनने देती थी। वो एक सिसकी से लेकर बोली, तो फिर तुम ना पहनती लच्छी? मैं अब तुम्हारे लिए गैर नहीं हूं। तुम्हारी साड़ी अब भी भीग रही है। मैंने कहा। वो कुछ नहीं बोली। मैंने उसे अपने बदन से खूब भींच लिया। भीगी साड़ी की तरफ मुतवज्जा करने में भी किसी सिफली जज्बे को दखल नहीं था। लच्छी, मैंने चंद साथ के बाद उसे आवाज दी। वो फूली हुई सांसों के दरमियान बोली, नींद आ रही है तो सो जाओ। नींद नहीं आ रही महाराज, तो बातें करो, मैंने प्यार से कहा और उसकी थोड़ी ऊंची कर ली। महाराज, लच्छी के होंठों की भाप मेरे होंठों पर लग रही थी। जब हम तुम्हारे शरीर से लगते हैं तो हमारे शरीर में चित्ता सी क्यों भड़क उठती है? इस सवाल ने मुझे फिर परेशान कर दिया। मैं इसे क्या जवाब देता? बताओ महाराज, क्या तुम्हारे शरीर में भी ऐसा ही होता है? खामोश हो जाओ लच्छी, मैंने जलती हुई आवाज में कहा। क्यों? उसने सवाल किया। ये चिता बुझ भी जाती है लच्छी। बुझ जाती है महाराज? वो इश्तियाक से बोली। हाँ, पर कैसे? ये जानना तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। क्यों महाराज? फिर तुम मेरे ऊपर एतमाद करना छोड़ दोगी, मैंने कहा। मगर क्यों? तुम इस आग को बुझाना चाहती हो लच्छी? हाँ महाराज, न जाने मन कैसा हो रहा है। ये हमारा मन कैसा हो रहा है महाराज? मासूमाना सवाल, लेकिन अब मेरा बदन इससे भी तेज फुनकने लगा था। महाराज, उसने फिर मेरा चेहरा अपने चेहरे के करीब कर लिया और मुझे सब्र का यारा न रहा। मेरे हाथ आगे बढ़े
मासूम लच्छी सब कुछ जान लेने की ख्वाहिशमंद, सब कुछ समझ लेने की दिलता था, और अब मैं बुखल से काम नहीं ले सकता था। मैंने उसे सब कुछ समझा दिया और उसने सब कुछ जान लिया। तब वो पुरसुकून होगी और बड़े मासूमाना अंदाज में मेरे कदम बदन से लिपट कर सोगी। लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं सोच रहा था मैंने अच्छा नहीं किया। कल सुबह जब लच्छी उठेगी सोचेगी तो इसकी आंखों में मेरे लिए वो एहतराम न होगा। वो सोचेगी मैंने जो इसकी मदद की थी इसका मुआवजा वसूल कर लिया, और ये हकीकत थी। वो पहली औरत थी जिसके बारे में मैंने यूं सोचा था। लेकिन सुबह को लच्छी मुझसे पहले ही जाग उठी। उसकी साड़ी उसके बदन पर थी और वो मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे देखा और वो मुझे बेहद हसीन नजर आई। एक ही रात में वो फूल की तरह शगुफ्ता हो गई थी। अब उसके चेहरे पर ज्यादा एतमाद था। गम की जो परछाइयां उसके चेहरे पर मुस्तकिलन रहती थीं वो इस वक्त मौजूद न थी। उसके स्याह बाल बिखरे हुए थे। मैं बगौर उसके चेहरे का जायजा लेता रहा। ये सारी कैफियत मैंने नोट की और मुझे किसी हद तक सुकून हो गया। उसके तासुरात वो नहीं थे जो मैंने सोचा था। अनूपी, लच्छी ने आवाज दी, उठोगे नहीं अनूपी? और मैं इस नए नाम पर चौंक पड़ा। फिर उठा और फिर मैं लच्छी के करीब आकर उसे गौर से देखने लगा। लच्छी ख्वामुखा हंस पड़ी। बड़ी मसरूर कुन हंसी थी। चेहरा गुलाबी हो रहा था उसका। ये मैं महाराज से अनूपी कैसे हो गया? मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा। हो गए बस, वो नाज से बोली। अच्छा चलो हो गया, लेकिन ये अनूपी क्या होता है? हमें नहीं मालूम, बस तुम अनूपी हो, उसने कहा। और मैंने गहरी सांस ली। फिर मैं उसके और करीब हो गया और मैंने उसके चानों पर हाथ रख दिए। लच्छी, मैंने आहिस्ता से कहा। वो खिसक कर मेरे सीने से आ लगी। वो आहिस्ता से बोली, तुम मुझसे खफा तो नहीं है? क्यों खफा क्यों होती? ओह, मैंने सुकून की एक गहरी सांस ली। फिर उसके चानों पर गिरफ्त तंग करते हुए बोला, तेरे मन की, तेरे शरीर की चिता ठंडी होगी। हाय राम, ऐसी बातें मत करो। वह शर्मा कर बोली। क्यों? लाजावे है ना, उसने शर्मगीन लहजे में कहा। मैंने उसकी ठोड़ी को उंगली लगाकर उसका चेहरा ऊपर उठाया और कमल की तरह खुली शर्मगी आंखों को छू लिया। लच्छी छुई मुई हो गई थी। बारिश बंद हो गई लच्छी। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, हाँ आकाश कैसा निखरा है, बस अब हम यहाँ से चलेंगे। अभी चलेंगे? काफी वक्त गुजारा हमने इस धर्मशाला में। आओ, मैंने कहा। मेरे ज़हन में यह ख्याल भी था कि लच्छी भूखी है, बहरहाल उसके लिए खाने का बंदोबस्त करना जरूरी है। हम दोनों धर्मशाला से बाहर निकले। तब पहली बार लच्छी ने मेरे कारनामे देखे। बेशुमार लाशें पड़ी थी। बारिश ने उनका खून धो दिया था और उनके जख्म सफेद पड़ गए थे, लेकिन बहरहाल इनके चेहरे भयानक हो गए थे और लाशों से किसी हद तक तहफ्फुन उठ रहा था। लच्छी एक चीख मार कर मुझसे लिपट गई। हाय राम, वो मुंह छुपाते हुए बोली। क्यों लच्छी, डर रही हो? ये इतने सारे अनूपी, इनको तुमने मारा है? ये तुम्हारे दुश्मन थे लच्छी, और मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस बार इन्हें अच्छा सबक दूंगा। तुमने इन्हें घोड़ों समेत मार दिया। वो घोड़ों से मुझे रौंद देना चाहते थे। जयराज का मुर्दा भी यहीं पड़ा है, देखोगी? नहीं, भगवान के लिए यहाँ से जल्दी निकल चलो, मुझे बड़ा डर लग रहा है, लच्छी ने कहा और मैंने रफ्तार तेज कर दी। थोड़ी देर बाद हम धर्मशाला से बहुत दूर निकल आए। लच्छी तकरीबन मेरे साथ दौड़ रही थी और जाने क्यों मुझे दौड़ती हुई प्यारी लग रही थी, और फिर उसने रफ्तार सुस्त कर दी। वो हाँफने लगी थी। अब हम दूर निकल आए हैं, आराम से चलो, मैंने कहा और उसने गर्दन हिला दी और बड़ी प्यार भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुद को मंच कहती हो, मैं नहीं मानती। अच्छा, वो क्यों? इतने सारे बैरियों को तुमने अकेले मार डाला और वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तुम्हारे शरीर पर तो एक भी घाव नहीं लगा। ये काम मंच का नहीं हो सकता। और तुम्हारा प्रेम मेरे बदन में सराहियत कर गया था। मैंने उन्हें इसलिए मारा कि वो मेरी लच्छी के दुश्मन थे। तुम्हारी लच्छी? लच्छी ने मुसर्रत भरे अंदाज में कहा। हाँ, क्या तुम अब मेरी लच्छी नहीं हो? उसने अदाए महबूबाना से कहा, मगर मैंने तुम्हारा नाम अनूपी ठीक रखा है। अनूपी कौन है? एक देवता, खुशियों का देवता, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहन। बस्ती की कमारियां बर मांगने इसके दवार जाती हैं और इस कबूत को देखकर सोचती हैं कि काश अनूपी देवता मंच समान होता और इनका विवाह इससे हो जाता। तब तो तुमने बड़ी इज्जत दी है मुझे, मैंने मुतासर होकर कहा। गलत थोड़ी दी है, लच्छी मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, अनूपी के मंदिर में इसका चित्र हटाकर अगर तुम खड़े हो जाओ तो बस्ती की कमारियों के मन सुलग उठें, फिर तो वो वहां से जाने को भी ना सोचें और इनके माता पिता जबरदस्ती इन्हें पकड़ कर ले जाए। तुम खूब बातें बनाने लगी लच्छी। मेरे मन का क्रोध मिट गया अनूपी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भाग के अंधेरे टूट गए हैं और अब कोई मुझे इन अंधेरों में नहीं ले जाएगा। और अगर किसी ने मुझे अंधेरों में ले जाने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर से फूटने वाली चंद्रमा जैसी किरणें इन अंधेरों को रोशनी में बदल देंगी। इतना भरोसा हो गया है तुम्हें मुझ पर? इससे भी ज्यादा अनूपी, लच्छी ने कहा और बेख्तियार मेरे सीने से आ लगी। मैंने भी दिल से उसकी मोहब्बत कबूल की और पूरी गर्मजोशी का सबूत दिया। और यह सब कुछ मेरे लिए अनोखा नहीं था प्रोफेसर। औरत और मर्द एक दूसरे के लिए लाजुम मलजूम है। कुर्राए अर्ज पर जहां भी ये मखलूक मौजूद है, फितरी तौर पर एक दूसरे की जानिब रागिब है। शक्लें और अंदाज मुख्तलिफ हैं और जब कोई मर्द अपनी औरत को चाहता है या कोई औरत अपना मर्द हासिल कर लेती है तो उसके अंदर दबे हुए मोहब्बत के सूते फूट निकलते हैं। फिर दोनों खुद से ज्यादा दूसरे को खुश करने और उन्हें सुख पहुंचाने में कोशा हो जाते हैं। इंसान की मसक शुदा शक्ल को नजरअंदाज कर दो,
मेरी निगाह में जो लोग औरत के नाम पर जराइम करते हैं वो आम इंसान नहीं होते। आम इंसान तो सिर्फ प्यार करता है, खा मर्द हो या औरत। लच्छी को आग की नजर किया जा रहा था। उसने अपने शौहर की शक्ल भी नहीं देखी थी। अगर वो कुछ अरसे अपने शौहर के साथ रह ली थी तो फिर शायद अपने मजहब के खौफ और अपने शौहर के प्यार की वजह से वो बखुशी आग में कूद जाती। खुद उसका दिल ही अपने मर्द के बगैर जिंदा रहने को ना चाहता और फिर उसके मजहब की रस्म भी थी। लेकिन इसकी जिंदगी में तो इसका मर्द आया ही नहीं था। फिर वो उसके लिए जान कैसे दे दी थी। और अब उसकी मोहब्बत के सूते मेरे लिए खुल गए थे। मैं न सिर्फ उसका मौसम था, मैंने न सिर्फ उसकी जान बचाई थी, बल्कि अब मैं उसकी जिंदगी का पहला मर्द भी था। चुनांचे उसकी मोहब्बत अब सिर्फ मेरे लिए थी और उसके दिल में अब मेरी तरफ से कोई अजनबियत, कोई हिजाब नहीं था। हमारी खुशियों में एक और आवाज ने इजाफा कर दिया। ये घोड़े की इन्हेनाट थी और यह हमारा ही घोड़ा था जिसने इतना वक्त ना जाने कहाँ आवारागर्दी में गुजारा था। ना जाने उसने इस तूफानी बारिश में कहाँ पनाह ली थी। बहरहाल वो वक्त पर अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गया था। मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने पलट कर घोड़े को देखा, उसे आवाज दी और मेरे करीब आ गया। खायराम ये कहां से आ गया? घोड़ा असली तौर पर वफादार है लच्छी। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन तुम्हें पैदल चलते देखकर मैं खुश नहीं था और सोच रहा था कि काश मैं तुम्हारे दुश्मनों में से किसी के घोड़े पर कब्जा कर लेता। अब तो ये आ गया। हाँ, मैंने लच्छी को घोड़े पर सवार करते हुए कहा और खुद भी उसके पीछे बैठ गया। तब घोड़े ने सुस्त रफ्तारी से सफर शुरू कर दिया। वैसे वो सुस्त नहीं था, इसका मतलब था कि वो भूखा नहीं है। कहां से हासिल की थी तुमने खुराक? खूब चाको चौबंद हो। मेरी निगाह चारों तरफ भटक रही थी। लच्छी अब खूब बातें कर रही थी, मासूम मासूम थी, उसकी खुशियों की मजहर, और मैं इन बातों को पूरी दिलचस्पी से सुन रहा था। सोच रहा था वो भूखी है, लेकिन उसकी किसी बात से इसका इजहार नहीं हो रहा था। वो साबिर थी और औरत है, शाकिर होती है और औरत की बात कर रहा हूं प्रोफेसर, जो कुदरती औरत है। हालांकि सितारों की पेशगोई के मुताबिक वो दौर भी है जिसकी औरत का मजाक होगी। जिस्मानी तौर पर वो औरत होगी, लेकिन औरत की रूह इसमें मर चुकी होगी। अपनी निसाइयत इसके तकाजों से बेपरवाह होकर वो मर्दों के बराबर खड़ी होने की कोशिश करेगी। हालांकि दोनों के मकाम अलग अलग हैं प्रोफेसर। इसमें औरत जैसी कोई बात ना होगी, सिवाय इसके कि वो बिस्तर पर मर्द की मानिंद मर्द का शिकार करेगी। इसकी सोच बिल्कुल बदल चुकी होगी, लेकिन प्रोफेसर वो मसनूई औरत रह जाएगी। किसी मर्द के दिल में इसके वक़्त नहीं होगी। मर्द भूखी निगाहों से उसकी निसाइयत को जरूर घूरेंगे, लेकिन वो परस्तिश न कर सकेंगे, क्योंकि अपनी असलियत वो खो चुकी होगी। उसकी रूह औरत न होगी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी हो जाएगी। और ये आर्यों के दौर की औरत थी जो भूखी थी, लेकिन अपने मर्द की माहियत में खुश थी। और मैं सदियों का मर्द, सदियों से औरत आशना। इस औरत के बारे में मैं सोच रहा था, परेशान था कि इसे खुराक मुहैया करूं, क्योंकि वो मेरी औरत है।